Hello and welcome to 3 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin holds $37,000 DeFi tokens in limelight. तो इस हफ्ते वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस की है. इसके पीछे दो रीज़न रहे. पहला तो ये कि OpenAI की जो CEO हैं और उसके को-फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उनको निकाल दिया गया उनकी पोजीशन से. और बोर्ड्स का ये डिसीजन इसीलिए रहा क्योंकि उनका कहना था कि ही वॉज कंसिस्टेंटली ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द बोर्ड. और इसके बाद अगर हम देखें दूसरा रीज़न यही रहा कि जो बाइनेंस के CEO थे CZ, ही स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल. एंड इसका भी रीज़न यही रहा कि क्योंकि उन्होंने US में कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉस थे उनको तोड़ दिया था. तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा उथल पुथल रही. लेकिन फिर बिटकॉइन रिक्लेम्ड इट्स $37,000 मार्क. बेसिकली इन इवेंट्स ने ब्रेक नहीं किया क्रिप्टो मार्केट को. और इथेरियम का भी हमने देखा कि इट ऑल्सो रिक्लेम्ड इट्स $2,000 मार्क. और ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म मिला है इसकी वजह से, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा रैली देखी है DeFi टोकन्स में. और अगर हम बात करें UNI की और FTT की तो उन्हें भी अच्छा खासा जो है मोमेंटम देखा गया है. बिल्कुल. तो बढ़ते हैं आगे. Binance to pay $4.3 billion to settle US criminal case. CZ resigns as CEO and pleads guilty in Seattle. तो यहाँ पर हमने देखा कि बाइनेंस पर बहुत से चार्जेस लगे थे कि उन्होंने सैंक्शन लॉ को जो है तोड़ा है और साथ ही उन्होंने मनी ट्रांसमिटिंग जो लॉ है उसे भी ब्रेक किया है. और इसलिए अब जो बाइनेंस है वो $4.3 बिलियन एज सेटलमेंट चार्जेस पे करने के लिए भी रेडी हो गया. और ये 4.3 बिलियन का जो ये आंकड़ा है अब तक का सबसे बड़ा कोई पेनल्टी पेमेंट है जो कि एक कॉर्पोरेट डिफेंडेंट कर रहा है फॉर US गवर्नमेंट. अच्छा, यहाँ पर कुछ पर्सनल एलिगेशंस या चार्जेस मैं कहूँगी CZ पे भी थे, चैनपिंग चाओ पर भी लगे थे, जिसके लिए वो $50 मिलियन पे करने वाले हैं. और साथ ही वो अपनी पोजीशन, जैसे कि आपने कहा भी, CEO की पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं. और रिचर्ड टेंग जो कि बाइनेंस में रीजनल मार्केट्स हेड हैं, वो अब CEO का पद जो है वो संभालेंगे. उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाइनेंस जितने भी फिनसिन के साथ जो चार्जेस हैं और जो भी OFAC के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो सारे सेटल करने के बाद वो US मार्केट्स को भी छोड़ देंगे. तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जा रही है US गवर्नमेंट के लिए अगेंस्ट अनदर बिग क्रिप्टो प्लेयर आफ्टर FTX, जिसे हम देखा कि अभी कुछ हफ्ते पहले सैम बैंकमैन-फ्रीड ने भी अपने सारे चार्जेस जो हैं वो एक्सेप्ट किए कि ही वाज फाउंड गिल्टी, फ्रॉड की उन्होंने, कॉन्स्पिरेसी की. तो उसके बाद FTX के इस केस के बाद बाइनेंस का केस भी जिसे हैंडल किया US गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से, तो उसके लिए इनको काफ़ी अपलॉड किया जा रहा है. और ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये जो पूरा केस में जिस तरह से सामने आया है नतीजा, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है. क्योंकि आपको पता चलता है कि ये जो इंडस्ट्री है अभी वक्त के साथ और रेगुलेट हो रही है और रेगुलेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. बिल्कुल. मूविंग ऑन. Sam Altman to return as OpenAI CEO following in principle agreement. तो जैसे कि हमने बात की कि जो OpenAI के CEO और को-फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उन्हें बोर्ड द्वारा निकाल दिया गया था उनके पद से. लेकिन फिर जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट लेड सत्या नडेला जो हैं, वो मेजर इन्वेस्टर्स में से एक हैं. और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये डिस्कशन किया कि एकदम से जो डिसीजन आया बोर्ड का ये गलत था और फिर जो बोर्ड है उसे रिप्लेस किया जाए. और साथ ही जो एम्प्लॉयज़ भी थे, मोर देन 700 एम्प्लॉयज़ वर अगेंस्ट दिस. और उन्होंने ये थ्रेटन भी किया कि वो रिज़ाइन कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन. साथ ही अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करें तो उन्होंने भी ये ट्वीट किया और कहा कि ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीजॉइन द कंपनी. और देखा जाए OpenAI को वही काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ही जो पॉपुलैरिटी है वो उनकी वजह से ही मिली है. ही इज़ द को-फाउंडर. तो इस सब के बाद में फिर से रिप्लेस किया गया बोर्ड को और अब फिर से उन्होंने जो ये CEO का पद है वो संभाला है. बिल्कुल. मूविंग ऑन. Mt. Gox plans to repay some creditors in cash starting in 2023. तो माउंट गॉक्स जो कि जिसकी स्थापना में कहूँ या फिर जो शुरुआत 2010 में हुई थी और इसे बिटकॉइन एक्सचेंज कहा जाता था क्योंकि 70% बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस है वो माउंट गॉक्स पे होती थी. 2014 पर इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा हैक हुआ जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइंस की चोरी हो गई. उसके बाद माउंट गॉक्स को जो है बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना पड़ा. उसके बाद से एक लीगल बैटल चल रही है. तो अब रिसेंटली 2021 के एंड में क्रेडिटर्स ने और जो टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने मिलकर माउंट गॉक्स के लिए एक रिहैबिलिटेशन
प्लान बनाया जी। ताकि ये जो पूरी बैटल है ये खत्म हो जाए और क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिल पाए। तो अब इस रिहैबिलिटेशन प्लान के अंदर जो भी रिहैबिलिटेशन क्रेडिटर्स हैं उनके लिए माउंट गॉक्स ने कहा है कि वो कैश में रीपेमेंट्स करना शुरू कर देगा और ये पेमेंट्स इसी 2023 में शुरू हो जाएंगी और इट विल कंटिन्यू टिल 2024। तो पहले तो ये डेडलाइन थी कि 31 अक्टूबर 2023 तक सारी रीपेमेंट्स हो जाएंगी, लेकिन सितंबर में इस डेडलाइन को थोड़ा सा माउंट गॉक्स ने आगे एक्सटेंड किया एंड इट्स एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2024। तो अभी किस इंडिविजुअल रिहैबिलिटेशन क्रेडिटर को कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, इसका अभी फिलहाल कुछ खुलासा नहीं है, इसलिए कोई एडवांस एक इंटीमेशन भी माउंट गॉक्स नहीं दे पाएगा क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर। इसीलिए जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको खुद ही अपना क्लेम जो है बार बार चेक करना पड़ेगा। इस तरह की जो है खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल, फिर भी मुझे लगता है कि क्रेडिटर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल। Moving on, Algo Bharat to host blockchain-oriented Algorand Impact Summit at New Delhi. सो Algorand फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है एल्गो भारत, वो न्यू दिल्ली में एक ब्लॉकचेन ओरिएंटेड समिट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और इस समिट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स और NGO ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे सारे ब्लॉकचेन से रिलेटेड होंगे क्योंकि ब्लॉकचेन ओरिएंटेड ये समिट होने वाला है। तो इसमें टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स या फिर हम बात करें अगर सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब ऐसे ही टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। एंड हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट्स कंट्री सभी यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। CBDC सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो एल्गो भारत का भी यही मिशन और एम है कि वो भी Web3 सॉल्यूशंस कुछ लेकर आना चाहते हैं जिससे कि इंडिया की और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, which is very positive. करेक्ट। So, moving on, Bitcoin network fees soared by 1400% amid ordinals craze in November. तो एकदम से बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने चौंका दिया हर किसी को। नवंबर में इतना ज़्यादा जो है सर्ज हमने इसमें देखा, जैसे कि बता रहे हैं कि 1400% तो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गई। उसके साथ साथ 41 मिलियन इंस्क्रिप्शंस इस महीने में हुए हैं जिसने जनरेट की है ट्रांजैक्शन फीस ऑफ 2876 BTC विच इज़ $104 मिलियन। तो इसका मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है एक सैट्स टोकन है जो कि BRC-20 प्रोटोकॉल पर आया, 4 महीने पहले आया और उसमें एक बहुत बड़ा सर्ज सबने देखा। 4000% वो जो है टोकन बढ़ा और वो BRC-20 में पर 4th लार्जेस्ट टोकन बन गया। आई थिंक उसी की वजह से जो है हमने इतना बड़ा ओवरऑल बिटकॉइन ऑर्डिनल्स या बिटकॉइन NFTs में हमने इतना बड़ा जंप देखा है। वरना जब बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की शुरुआत हुई थी साल की शुरुआत में जनवरी में, तब धीरे धीरे पिकअप किया था बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने और वो 2nd या 3rd पोजीशन पे आया था ऑफ द टॉप 5 NFT सेल्स वॉल्यूम लिस्ट। लेकिन फिर एकदम से मई के बाद बिटकॉइन ऑर्डिनल्स जो है वो गिर गया और 7th पोजीशन पे आ गया। कभी कभी 7th पोजीशन से भी नीचे हमने देखा, लेकिन एकदम से अब नवंबर में इट इज़ अ ह्यूज सरप्राइज फॉर एवरीवन कि इथेरियम जो कि हमेशा से लीड करता है NFTs में, जो NFTs में लीडर है, इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द फर्स्ट पोजीशन एवरी मंथ एवरी वीक, उसे बीट करते हुए अब इस पूरे महीने बिटकॉइन ऑर्डिनल्स हैज़ बीन ऑन द फर्स्ट पोजीशन। तो ये मैं कहूँगी ये सैट्स टोकन का कमाल है जिसने बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को वो मच नीडेड पुश दिया है। Yes. Moving on, South Korea to pilot CBDC with 100,000 citizens in 2024. So we have seen every country is moving towards adopting CBDCs और अब साउथ कोरिया भी इसमें एक कदम आगे बढ़ा रहा है क्योंकि साउथ कोरिया भी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि 2024 में अपना ये जो CBDC पायलट है इसे स्टार्ट करने वाला है इंक्लूडिंग 100,000 सिटीजन्स और ये यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन और FSS और बैंक ऑफ कोरिया जो है वो साथ मिलकर इसे ऑपरेट करेंगे। और बैंक ऑफ कोरिया का ये भी कहना है कि अभी जो भी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं या जो गवर्नमेंट के हम कह सकते हैं कि जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थी उसे भी ये स्ट्रीमलाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन फ़ीस को कम करने में। और इसके साथ ही अभी थोड़ा लिमिटेड इसका यूज़ होने वाला है कि सिर्फ गुड्स को परचेज करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं यूज़र्स। तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे CBDC जो है उसका अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी नेशन किसी कंट्री का कुछ क्योंकि एप्रीहेंशंस हैं भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो CBDC तो बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो आई थिंक इसीलिए उसकी तरफ ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच भी है सभी कंट्रीज़ की।
मूविंग ऑन, विप्रो एनवीडिया पार्टनर फॉर एआई इन हेल्थ केयर। तो यहाँ पर विप्रो और एनवीडिया पार्टनर कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि हेल्थ केयर में जितना भी जनरेटिव एआई का यूज़ है, अडॉप्शन है, वो और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे में विप्रो यूज़ करने वाला है जो एनवीडिया का एआई सॉफ्टवेयर है, और उसे यूज़ करते वो हेल्थ केयर सोल्यूशंस लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर वो अफोर्डेबल केयर एक्ट कहें या फिर मेडिकेयर, मेडी-एड, इस सब में की तरफ जो है और काम करने वाला, और तरफ सोल्यूशंस लेकर आने वाला है हेल्थ केयर में। और साथ ही यहाँ पर ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हमने बात की एनवीडिया का जो एआई सॉफ्टवेयर है और विप्रो का जो भी एंटरप्राइज जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर है, इनके दोनों की मदद से, इनकी इंटीग्रेशन से ये स्पीच और ट्रांसलेशन एआई के बहुत ही अच्छे मॉडल्स जो हैं वो लेकर आना चाहते हैं। जी, सो वी हैव सीन दैट एनवीडिया इज द लार्जेस्ट एआई चिप मेकर, और एआई का हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या पार्किंसंस हो, तो हमने ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज भी की हैं 3.0 टीवी पे, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है वो टू हेल्प इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर. That's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. And for more information and stories, log on to our website www.3worstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.